रेयर एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन्स ऑफ वंडर एज के 5th एंड 6th एपिसोड को एक साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एनिमे वर्ल्ड में एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का जो कि सेला का भाई होता है और वह एक कल्ट का मेंबर भी होता है, जो अपनी सिस्टर सेला से बोलता है कि हमारी दुनिया का एक क्रिएटर है जो कि हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ सब कुछ बर्बाद कर रहा है, और अब मैं भी उस क्रिएटर की दुनिया में जाना चाहता हूँ। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस पर सेला अपने भाई को समझाती है कि हमारी दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं है और तुम्हें उस कल्ट को छोड़ना होगा, वह तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या गंदगी भर रहा है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कल्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर सेला का भाई उस कल्ट के साथ मिलकर चैंटिंग कर रहा होता है और बाहर कई सारे लोग जिसमें सेला और उसके फादर सुपेश भी उस कल्ट को चैंटिंग करते हुए देख रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद सुपेश उसके बेटे को लड़ता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ सेला भी उन दोनों को लड़ता हुआ देख रही होती है। या सुपेश अपने बेटे को समझा रहा होता है कि तुम्हें कल्ट को छोड़ देना चाहिए, वह तुम्हारे दिमाग में फालतू ही कल्पनाएं भर रहा है, हमारी दुनिया के अलावा कोई और दुनिया नहीं है। या सुपेश का बेटा अपने पिता की बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। फिर हमें उसी कल्ट को दिखाया जाता है जिसके मेंबर एक एक करके आइलैंड से कूद रहे होते हैं। उनका यह मानना होता है कि वह क्रिएटर की दुनिया में जा रहे हैं और लास्ट में सुपेश अपने बेटे को आवाज लगाता है और बोलता है, मेरे बच्चे ऐसा मत करो, रुक जाओ। और उसका बेटा उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि पिताजी मैं मर नहीं रहा, मैं क्रिएटर की दुनिया में जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वहां से कूद जाता है और सुपेश और सेला उसे गिरता हुआ देख रहे होते हैं। या सुपेश अपने बेटे और सेला अपने भाई को बचा नहीं पाती। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुपेश अपने बेटे के मरने के गम में होता है और अपनी बेटी सेला से बोलता है कि मुझे पियोनिपित जाना होगा। और फिर हमें सुपेश को जायरो से लड़ता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जायरो सुपेश पर अटैक करता है और सुपेश अपने ड्रैगन से गिरने लगता है। तभी जायरो सुपेश पर बबल अटैक कर देता है और सुपेश टेलीपोर्ट होकर रियल वर्ल्ड में चला जाता है और उसकी जगह पर ग्रोसरी के सामान आ जाते हैं जो आकर सेला के पैरों में गिरते हैं। यहाँ सेला को समझ में आता है कि हमारी दुनिया के अलावा एक रियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें एनिमे वर्ल्ड के प्रेजेंट डे में सेला और कैथी को दिखाया जाता है। यहाँ सेला कैथी के ड्रैगन पर बैठकर जायरो से लड़ने के लिए आ रही होती है। तभी कैथी पियोनिपित पर अपने ड्रैगन को लैंड करती है और वहाँ पर जायरो आ जाता है और जायरो के आते ही कैथी वहाँ से भाग जाती है और दूर जाकर छुप जाती है और उन दोनों को देखने लगती है। फिर हमें सेला और जायरो में बात होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सेला बोलती है कि मुझे भी अपने फादर की तरह कोटावरी से बाहर जाना है, अब तुम मुझ पर भी बबल अटैक करो। इस पर जायरो बोलता है कि तुम भी अपने भाई की तरह फालतू की इमेजिनेशन में जी रही हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर सेला बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी वो अपने साथ लाई छोटे छोटे ड्रैगन में से किसी एक पर एक केमिकल को गिरा देती है और वह छोटा ड्रैगन बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी पावर से जायरो उसके ड्रैगन पर अटैक कर देता है और जायरो के ड्रैगन को कंट्रोल कर उसमें से एक बबल को अपीयर करता है और सेला दौड़कर आती है और उस बबल में एंटर हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ सुपेश थाइमे को बताता है कि ये मेरी शॉप है और यहाँ पर काम करने वाले दोनों आदमियों से मिलवाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों भी एनिमे वर्ल्ड से आए होते हैं। और सुपेश थाइमे से बोलता है कि एनिमे वर्ल्ड से आया हुआ कोई भी व्यक्ति अपने साथ अपना ड्रैगन नहीं लाया, परंतु तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ड्रैगन को भी अपने साथ यहाँ पर लाए हो। तभी उन सभी के कानों में एक जोरदार साउंड की आवाज आती है, परंतु यह थाइमे को कोई भी आवाज नहीं आती क्योंकि वह किसी भी आवाज को अभी तक सुन नहीं सकता। तभी सुपेश को पता लगता है कि कोई और व्यक्ति भी है जो एनिमे वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ गया है। और हमें दूसरी तरफ सेला, नागी और भोलू को दिखाया जाता है। यहाँ सेला रियल वर्ल्ड में आकर नागी की माँ द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को देखती है और धीरे धीरे करके नागी और रियल वर्ल्ड के बारे में जानने लगती है और साथ ही थाइमे के बारे में पूछती है। यहाँ हमें सेला को देखकर लगता है कि वह रियल वर्ल्ड में आकर काफी एक्साइटेड होती है और रियल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ जाती है और नागी की माँ द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स को देखने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद नागी से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? इस पर नागी नाम में जवाब देती है और बोलती है कि तुम मेरी माँ से नहीं मिल सकती, वह अब जिंदा नहीं है। तभी सेला इस बात पर हंसती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें नाइट में सुपेश और थाइमे को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सुपेश बोलता है कि हमारी दुनिया का एक क्रिएटर है जिसने हमारी दुनिया को बनाया है। वह अपनी इमेजिनेशन से हमारी दुनिया की हर एक चीज को कंट्रोल करता है और वह धीरे धीरे करके अब हमारी दुनिया को सर्वनाश कर रहा है। अगर हमें हमारी दुनिया को बचाना है तो उस क्रिएटर को मारना होगा। और अब तक मैंने ये पता लगाया कि वह क्रिएटर नागी की माँ है और नागी की माँ अभी कहाँ है ये मुझे नहीं पता। और सुपेश के इतना बोलने के बाद ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नागी के फादर वापस घर पर आ गए होते हैं। तभी सेला नागी के फादर से मिलती है और पूछती है कि नागी की माँ कहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी एक साथ बैठे होते हैं
तभी नागी के फादर पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। इस पर बोलू बताता है कि ये थाइमे की बहन है और इसे भी इतिहास से बहुत प्यार है। तभी सेला दोबारा नागी के फादर से पूछती है कि नागी की माँ कहाँ है। इस पर नागी के फादर बात को घुमाते हैं और बोलते हैं कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। तभी सेला नागी से बोलती है कि तुम्हारे फादर तुमसे झूठ बोल रहे हैं और वह तुम्हें कभी ये बताना नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ कहाँ है। फिर यहाँ नागी को उसकी माँ का एक फ्लैशबैक याद आता है और वह बेहोश हो जाती है। तभी हमें एक दूसरे फ्लैशबैक में नागी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे म्यूजिक और हर तरह की आवाजों में कलर्स दिखाई देते हैं। मैं हर एक साउंड के कलर को देख सकती हूँ। मैं इस दुनिया में बहुत अजीब हूँ ना। इस पर नागी की माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी इमेजिनेशन की पावर बहुत पावरफुल है और तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है और हमारी इमेजिनेशन इस दुनिया के नए नए दरवाजे खोलती है। तभी नागी को होश आता है। फिर नागी दोबारा अपने पिता से पूछती है, क्या माँ जिंदा है? फिर नागी के फादर एक गहरी सांस लेते हैं और नागी को अपने सीने से लगाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है और कल हम उनसे मिलने चलेंगे। और फिर यह सीन इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थाइमे वापस नागी के घर पर आ गया होता है। यहाँ नागी और बोलू थाइमे को देखकर खुश होते हैं। तभी सेला बाहर निकलकर आती है और थाइमे से मिलती है। यहाँ थाइमे सेला को देखकर बहुत खुश होता है और सेला से उपनंदा के हालातों के बारे में पूछता है। इस पर सेला जवाब देती कि उपनंदा अभी भी बर्बाद होता जा रहा है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थाइमे नीला पिकाचू से बोलता है कि तुम सुपेस को जाकर बता दो कि कल हम नागी की मदर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तभी थाइमे का ड्रैगन थाइमे की बात मानने से मना करता है और ये गलत काम करना नहीं चाहता। इस पर थाइमे अपने ड्रैगन को समझाता है कि मैं भी ये गलत काम नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम नागी की मदर को मारें, परंतु हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और हमें उपनंदा को बचाने के लिए क्रिएटर को मारना ही होगा। और थाइमे कितना बोलने के बाद यह सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें एनिमे वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ कैथी जायरो पर अटैक कर देती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगी और उपनंदा को बचा लूंगी। तभी जायरो खड़ा होता है और उसके चेहरे से उसका मुकुट गिर जाता है। यहाँ हमें पहली बार जायरो के असली चेहरे को दिखाया जाता है और यहाँ जायरो अपने बारे में बताता है कि मैं सेंटिनल्स ट्राइब का वंशज हूँ। हमारी जनजाति समुद्र किनारे पर रहा करती थी, जो अभी विलुप्त हो गई है, और मैं उस जनजाति का आखिरी वंशज हूँ और मैं उपनंदा के लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो भी तुम उपनंदा और यहाँ के लोगों को बचा नहीं पाओगी। इस पर कैथी बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जायरो अपने चेहरे के सभी छेदों को ओपन करता है और कैथी उसके मन की बात को सुन पाती है और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ हमें सुपेस और जायरो को एक साथ दिखाया जाता है, जो पहली बार प्योनीपत पर आए होते हैं। यहाँ उन्हें एक प्राचीन कोटावरी दिखाई देता है, जो एक बड़े गोले के आकार में होता है और अंदर से चमक रहा होता है। तभी सुपेस और जायरो दोनों मिलकर प्राचीन कोटावरी पर हाथ लगाते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि एनिमे वर्ल्ड का एक क्रिएटर है जो एनिमे वर्ल्ड को डिजाइन कर रहा है और जल्दी वह एनिमे वर्ल्ड को नष्ट करने वाला है। यहाँ सुपेस को समझ में आता है कि उसका बेटा पागल नहीं था, बल्कि सच बोल रहा था कि हमारी दुनिया का एक क्रिएटर है जो हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और मेरे बेटे ने क्रिएटर के लिए अपनी जान दे दी। अब मैं इस पूरे कोटावरी को खत्म कर दूंगा और उपनंदा का सर्वनाश होने से बचा लूंगा। तभी जायरो सुपेस को समझाता है कि हमें कोटावरी को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनिमे वर्ल्ड के प्योनीपित की इच्छा है। अगर प्योनीपित को लगता है कि हमारा एनिमे वर्ल्ड खत्म होकर रहेगा, तो हमें प्योनीपित के इस काम को रोकना नहीं चाहिए। यह हमारे भगवान की इच्छा है और यही विधि का विधान है और हम अपने भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। सुपेस, तुम्हें ये बात समझनी होगी। इस पर सुपेस जवाब देता है कि भगवान की इच्छा तो एक छलावा है, यह सब एक क्रिएटर द्वारा रचा गया एक जाल है और मैं उपनंदा को बचा कर रहूंगा। फिर हमें इन दोनों को अपनी अपनी सोच के साथ लड़ता हुआ दिखाया जाता है और दोनों अपने अपने ड्रैगन को बुला लेते हैं। तभी सुपेस अपने ड्रैगन की पावर से जायरो पर अटैक करता है और जायरो को चक्रवात में फंसा देता है। यहाँ सुपेस के चक्रवात से कोई बच नहीं सकता, परंतु हमें दिखाया जाता है कि जायरो एक नए रूप में निकल कर आता है और सुपेस से बोलता है कि प्योनीपित ने मुझे नई पावर्स और जिम्मेदारियां दी हैं और मुझे प्योनीपित और प्राचीन कोटावरी की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। फिर हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है। यहाँ पर जायरो कैथी को बताता है कि हम उपनंदा के साथ नष्ट हो जाएंगे, यही हमारा भाग्य है और यही प्योनीपित की इच्छा है। अब तुम्हें भी उपनंदा को बचाने की इच्छा को त्याग देना चाहिए और अपनी नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जायरो को इतना बोलने के बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें फिर से रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग नागी की माँ से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल में आए होते हैं। यहाँ पर हम सब नागी की माँ को देखते हैं, जो एक चेयर पर बैठी होती है और कोमा में होती है। सब यह देखकर निराश हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थाइमे सेला के साथ बैठा होता है और यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और हमें सुपेस को दिखाया जाता है, जो अपनी छोटी सी पावर बॉल के साथ नागी की माँ को मारने के लिए आ रहा होता है। फिर हमें दोबारा अपने तीनों बडीज को एक रूम से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है,
जहाँ थाई में सेला को सुपेश की पूरी बात को बताता है और सेला बोलती है कि मैं अपने फादर से नागी की माँ को बचा कर रहूंगी। और 5th एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 6th एपिसोड के शुरुआत में नागी और उसके फादर को नागी की माँ के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ नागी और उसके फादर आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ नागी बोलती है कि बचपन में माँ का हाथ काफी बड़ा लगता था और मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती थी। मुझे माँ की एक मेमोरी याद है जिसमें वह बहुत दुखी है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुपेश आ जाता है और आते ही उन दोनों पर अटैक कर देता है और बोलता है कि फाइनली मैंने क्रिएटर को खोज लिया जो हमारी दुनिया को नष्ट करने वाला था और मैं उसे ऐसा करने से पहले खत्म कर दूंगा। जैसे ही सुपेश नागी की माँ को मारने वाला होता है, तभी सुपेश की पावर बॉल का कलर चेंज होने लगता है और हमें पता लगता है कि सेला ने उस पावर बॉल पर अपना कंट्रोल कर लिया और सेला उसी पावर बॉल की मदद से सुपेश यानी अपने फादर पर ही हमला कर देती है। और इसी का फायदा उठाकर थाई में सभी को अपने साथ ले जाता है और सेला वहीं पर रुक जाती है, जो अपने फादर को समझाती है कि आप मेरे पिता नहीं हो सकते, मेरे पिताजी की सोच कभी ऐसी नहीं हो सकती और वैसे भी हमारी उपनंता का नष्ट होना या विनाश होना ये सब कुछ विधि का विधान है। हमें बस हमारे लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी को मारने पर। फिर सेला पावर बॉल पर फूंक मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे सभी साथी नागी की माँ को लेकर एक जगह आ जाते हैं। तभी नागी अपने पिता से पूछती है, क्या माँ हमेशा ही इसी अवस्था में ही रहेंगी? इस पर नागी के फादर जवाब देते कि मैंने कई सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे और तुम्हारी माँ की सारी जांचें करवा ली, परंतु हमें कुछ भी पता नहीं चला और मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ हमारी बातें सुन रही होंगी और वह एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगी। और यहाँ दूसरी तरफ हमें थाईमे को दिखाया जाता है, जो आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के लिए अपने आप को दोषी मान रहा होता है। तभी सेला उसके पास आती है और बोलती है कि थाईमे तुम सचमुच एक बेवकूफ प्राणी हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम नागी को धोखा दोगे। इस पर थाईमे जवाब देता है कि मैं कभी नागी को धोखा देना नहीं चाहता था, मैं तो केवल उपनंदा को बचाना चाहता था, क्योंकि हमारा सबका एक ही मिशन है, उपनंदा को बचाना। परंतु मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अक्ता इस रियल वर्ल्ड में आकर उपनंदा को बचाने के मिशन को भूल जाएगा। इस पर सेला थाईमे से पूछती है कि अक्ता अभी कहाँ है, और वैसे भी मेरे फादर हमारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, वह तब तक हमारा पीछा करते रहेंगे जब तक वह क्रिएटर को मार ना दे। और अक्ता ही एक ऐसा महान योद्धा है जो हम सबको मेरे फादर से बचा सकता है। तभी वहाँ पर नागी के फादर आते हैं और थाईमे और सेला से बोलते हैं कि तुम मेरे परिवार को बचा लो, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थाईमे नागी को रोकता है और बोलता है कि नागी मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो केवल उपनंदा को बचाना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि क्या गलत और क्या सही है। मुझे तो सुपेश ने कहा कि अगर उपनंदा को बचाना है तो क्रिएटर को मारना होगा। या थाईमे की बात सुनकर नागी थाईमे से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी सेला थाईमे के पीछे आती है और उसे बोलती है कि तुम लड़के गलत जगह, गलत समय, गलत सिचुएशन में गलत बात कर देते हो, अब तुम्हें नागी को थोड़ा टाइम देना होगा और फिर से उसे अपनी बात समझानी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी नागी के फादर के जहाज पर बैठकर अक्ता के आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा आइलैंड हवा में उड़ने लगा है और ये हमने 4th एपिसोड के लास्ट सीन में पहले ही देख लिया था कि कैसे अक्ता ने पूरे आइलैंड को हवा में उड़ा दिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जगह अक्ता बैठा होता है और वहाँ पर उसके पास सेला आती है और आते ही अक्ता से बोलती है कि मैं सेला हूँ, उपनंदा के महान योद्धा सुपेश की बेटी। मैंने सुना है कि तुम रियल वर्ल्ड में आकर डरपोक बन गए हो, तुमने उपनंदा को बचाने का मिशन छोड़ दिया है। इस पर अक्ता जवाब देता है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि मैं उपनंदा को बचाऊं या मेरे लोगों को, जो लोग मुझे समझते हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं, मैं हमेशा उनको बचाता हूँ। तभी बीच में नागी बोलती है, क्या आप सुपेश से मेरी माँ को बचा सकते हो? इस पर अक्ता जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हारी माँ को बचाता हूँ तो क्या तुम लोग मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को सही मानोगे? और सेला का क्या वह मेरे हाथों अपने पिता को मरने देगी? फिर बीच में नागी के फादर बोलते हैं कि ये सभी बच्चे कल रात से सोए नहीं हैं और हम वैसे भी कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे, क्या हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह सकते हैं? इस पर अक्ता जवाब देता है कि पास की कुछ झोपड़ियां हैं जो खाली है, तुम सभी लोग वहाँ पर रह सकते हो। फिर अक्ता की वाइफ वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि कुछ लोग किनारा देखने गए हैं और वो लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। तभी अक्ता अपने वाइफ के साथ किनारे पर आ जाता है, जहाँ सभी लोग अक्ता का विरोध कर रहे होते हैं और बोलते कि अक्ता ये नॉर्मल नहीं है, ये एक प्रकार की आपदा है, हम मानते कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उन सब चीजों के लिए तुम्हारे आभारी है, परंतु ये बहुत ज्यादा हो गया और अब तुम ही देखो हम हवा में तैर रहे हैं, अब हम घर कैसे जाएंगे? हम यहाँ तो केवल शांति से रहना चाहते थे, जब तक ये आइलैंड जमीन पर था सब कुछ ठीक था, परंतु इस आइलैंड का हवा में उड़ना ठीक नहीं है। तभी एक आदमी अक्ता के वाइफ से बोलता है कि तुम इसे समझाओ कि आइलैंड को दोबारा जमीन पर रख दे।
यहाँ पर अक्ता की वाइफ सभी को समझाती है, परंतु उनमें से कुछ लोग ही उसकी बात को समझ पाते हैं और बाकी के लोग इस तैरते हुए आइलैंड से वापस घर जाना चाहते हैं। और लोगों का इस तरह का व्यवहार देखकर अक्ता थोड़ा दुखी हो जाता है और ये सीन यही पे कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भोलू, नागी और सेला साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पर सेला लिक्विड में केमिकल और समुद्री पानी मिलाकर केमिकल बॉम्ब तैयार कर रही होती है। यहाँ हमें भोलू को दिखाया जाता है जो अपनी इमेजिनेशन से उस लिक्विड से अलग अलग प्रकार की चीजें बना रहा होता है और सबको ये दिखाता है। तभी वहाँ से थाई में गुजरता है और सेला उसे वहाँ बुला लेती है और थाई में उनके पास आ जाता है। तभी नागी थाई को देखकर अपना मुंह फेर लेती है और थाई में नागी का ऐसा बिहेवियर देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी नागी को रियलाइज होता है कि शायद वह थाई में के साथ ज्यादा ही रूड हो गई है और बोलती है कि मुझे थाई में से प्रॉपर्ली बात करनी होगी। तभी भोलू भी बोलता है कि मुझे भी, और दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें थाई में को दिखाया जाता है जो अकेले ही जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती है और उसे दिखाई देता है कि सुपेश अपनी पूरी सेना के साथ क्रिएटर को मारने के लिए आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि नागी और भोलू भी वहाँ पर आ गए होते हैं और दूर से ही उन सबको देख रहे होते हैं। यहाँ पर थाई में सुपेश को समझाता है कि उपनंदा का नष्ट होना विधि का विधान है और उपनंदा के साथ जो कुछ भी होगा वह सब ईश्वर की मर्जी होगी। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा और इसमें नागी की माँ की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी जब कोई मरता है तो उससे जुड़े हुए लोग दुखी होते हैं और उन्हें तकलीफ होती है। इस पर सुपेश जवाब देता है कि जिस क्रिएटर को तुम बचाने की बात कर रहे हो उसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया और वह तकलीफ और वह दुख मैंने भी सहा है। और क्रिएटर हमारे उपनंदा के विनाश की योजना बना रही है और मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और मुझे लगता है कि उस क्रिएटर की बेटी को भी वही शक्तियां विरासत में मिली है और मैं उसकी बेटी को भी मार दूंगा। यहाँ थाई में सुपेश की बात सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु अपना थाई में सुपेश से लड़ता तो है पर उसे रोक नहीं पाता और घायल हो जाता है। तभी नागी सबको बुलाने के लिए भोलू को वहाँ से भेज देती है और थाई में को मरता हुआ देख उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी सुपेश नागी से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मरने के लिए यहीं पर आ गई। और इतना बोलने के बाद सुपेश नागी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेला सुपेश उसके लोगों पर केमिकल बॉम्ब से हमला कर देती है और भोलू और नागी थाई में को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं और तीनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी नागी थाई में से बोलती है कि थाई में मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। इस पर थाई में जवाब देता है कि मैं लकी था जो मुझे तुम दोनों का साथ मिला, तुम दोनों के साथ मुझे अच्छा फील होता है। तभी भोलू भी बीच में बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और इस तरह से हमारे तीनों बडीज में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और तीनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। तभी थाई में बोलता है कि हमें नागी की माँ को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, चलो चलें। फिर वह सभी नागी की मदर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नागी के फादर और सेला भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे सुपेश उसकी आर्मी भी आ जाती है। फिर सेला और थाई में सुपेश उसकी आर्मी को रोकने की कोशिश करते हैं परंतु रोक नहीं पाते और सुपेश एक भाला नागी की मदर को मारने के लिए उसकी तरफ फेंकता है और यहाँ पर सीन ब्लैकआउट हो जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वह भाला नागी के पेट में लग जाता है और नागी धीरे धीरे मरने लगती है। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी ड्रैगन्स ऑफ वंडर एज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।